नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक शर्मा और मेरे साथ हैं अभिषेक गुप्ता जी जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। दोस्तों आजकल एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है सेल्सफोर्स और जितने लोग इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं स्पेशली मार्केटिंग से भी रिलेटेड, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड या सेल्स से रिलेटेड, वो इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानते होंगे और बहुत धूम मचा रखी है इस सॉफ्टवेयर ने। सेल्स फोर्स इसका नाम है और इसी के इंजीनियर जो हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो हैं, अभिषेक गुप्ता जी हमारे साथ हैं। थैंक यू आलोक भाई, आपने मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया। मेरी जो जर्नी है, मैंने अपनी एजुकेशन की बात की जाए तो मैंने मास्टर्स की हुई है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए किया हुआ है 2019 में। उसके बाद मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई, उस बीच पे मेरे सामने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे, जैसे कि जावा, पाइथन, पीएचपी, डॉट नेट, और उसी बीच एक था सेल्सफोर्स। जब लोगों के दिमाग में सेल्सफोर्स का नाम आता है तो लोगों को ये लगता है कि ये कोई सेल्स से रिलेटेड है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी यही चीज था। जो सेल्सफोर्स है हमारा, ये एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, बोले तो सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये एक सर्विस प्रोवाइड करती है हमारे कस्टमर्स को। ओके, ये एक सीआरएम बेस्ड सॉफ्टवेयर है। सीआरएम इतना इन द सेंस कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। ठीक है। ये आपकी जो भी कस्टमर्स बनते हैं, जैसे आपने एक बिजनेस अपना चालू किया, उस बिजनेस में आपके बहुत सारे कस्टमर्स बनेंगे। उन कस्टमर्स के डेटा को स्टोर करना है आपको एक क्लाउड पे। इसके पहले जो हमारी अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, वो क्या करती थी, एक अलग से अपना सर्वर खरीदती थी जहां पे वो अपने डेटा को रखती थी। लेकिन हमारा जब सेल्सफोर्स आया, उसने इस चीज को कम किया। उन्होंने क्या किया, अपना खुद का सर्वर लिया और उसी सर्वर पे ही डेटा को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। तो भाई सेल्स फोर्स किसी सॉफ्टवेयर के साथ में किसी कंपनी का भी नाम सेल्स फोर्स है क्या? यस, सेल्सफोर्स एक खुद की कंपनी है। वो आई थी 1999 में। इसको स्टार्ट किया था मार्क बेनॉफ ने। ओके। और ये आते समय बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन इस समय पे ज्यादा पॉपुलर इसलिए हो रही है क्योंकि इस समय बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और लोग अवेयर हो रहे हैं इस चीजों से। ओके। और कोई भी आपकी कोई जरूरी नहीं है बिजनेस हो, आप कोई भी कैंपेन चलाते हैं, आप कोई भी लीड जनरेट करते हैं, उस लीड से आपका कांटेक्ट बनना है, ये सारी जो ट्रैकिंग होती है, कस्टमर की ट्रैकिंग, ये सारा काम सेल्सफोर्स करता है। ओके। अभी पहले क्या था, सेल्सफोर्स अपने सेल्स के चीजों पे फोकस करता था। अब सेल्स को छोड़ के ये अदर क्लाउड को भी फोकस करता है, जैसे कॉमर्स क्लाउड हो गया। कोई कॉमर्स का मतलब हो गया कोई शॉपिंग वेबसाइट्स। ओके। अगर आप उसके लिए भी चाहते हैं तो उसके लिए भी सेल्सफोर्स ने अपना एक अलग प्लेटफॉर्म दिया है। मार्केटिंग के लिए अलग दिया है, ओके। कस्टमर्स के लिए अलग दिया है। कम्युनिटी, जैसे आप सोचते हैं कि एक कम्युनिटी हमारा पोर्टल हो जिसके अंदर हमारे कुछ कम्युनिटी हो, वो यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसने अलग अपना एक क्लाउड दे रखा है। उसके अलावा ये सेल्सफोर्स एक और फीचर्स प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेशन फीचर्स। सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन फीचर क्या चीज है वो भाई? इंटीग्रेशन जस्ट मीन, जैसे आप अभी कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं, आप उसकी डेटा को इंटीग्रेट करके अपने सेल्सफोर्स के सीआरएम में लाना चाहते हैं, तो ये भी आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड करता है, एक फीचर्स प्रोवाइड करता है हमारा सेल्सफोर्स। तो भाई अब जिन लोगों को नहीं पता है, सबसे पहले काफी सारी टर्म्स और टर्मिनोलॉजी आपने यूज करी, तो पहले तो एक क्लाउड वाली जो बात है, क्या चीज है भाई ये क्लाउड, क्या होता है यार, इसके बारे में जरा बताओ। जरूर। क्लाउड, जनरली हम जो क्लाउड का बोलते हैं, क्लाउड मतलब क्या होता है, बादल, जैसा हमें पता है। लेकिन क्लाउड का यहाँ पे मतलब ये है कि जो डेटा है आपका, वो आपके एक क्लाउड सर्वर पे है। उसको आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, कहीं पर भी आप बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब वो क्लाउड में है, मतलब कहीं बीच में है कहीं पर। तो जैसे जैसे सर्वर की बात करें तो क्लाउड बेसिकली एक तरीके का सर्वर हो गया, या एक सर्वर हो गया जहां पे हमारा डेटा रखा होता है और उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो नॉर्मल सर्वर में और क्लाउड सर्वर में क्या फर्क है भाई? नॉर्मल सर्वर जो होता है हमारा, वो हमें परचेज करना पड़ता है और एक पर्टिकुलर जगह पे होता है, क्योंकि हम एक हार्ड डिस्क हो गया या कोई हमारा डेटा हो गया स्टोरेज, वहां पे इसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। और उसके थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं। लेकिन जो क्लाउड होता है हमारा, वो किसी एक पर्टिकुलर एज अ नॉट आइडेंटिटी जैसे बोलते हैं हम, वैसा एक हमारा स्टोरेज होता है, वहां से हम डेटा को एक्सेस करते हैं। अच्छा, मतलब वो अगर जैसे हमें एक तरीके से देखा जाए, जैसे हम सर्वर की बात करते हैं, तो सर्वर बेसिकली वो एक स्टोरेज स्पेस की बात हो गई जी। तो ये स्टोरेज स्पेस हो गया कि एक जगह पर होता है। क्लाउड हो गया कि वो कहीं पर भी हो सकता है, उसकी भी तो लेकिन स्पेस जगह होती होगी यार। जगह होता है, लेकिन वो कहीं पर भी, और जैसा आपने बोला कहीं पर भी हो सकता है। अच्छा। हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारा डेटा किसी अदर कंट्री में है और हम दूसरे कंट्री में यूज करना चाहते हैं, हम उसको वहीं पे यूज कर सकते हैं।
आप अपना लोकेशन चेंज कर देते हैं, आप लोकेशन चेंज करने के बाद भी यूज कर सकते हैं, मल्टी डिवाइसेस पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये फीचर्स आपको वो प्रोवाइड करता है। आप सिंपली वो क्या, आपको एक यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करता है, आप यूजर नेम पासवर्ड से जैसे लॉगिन करेंगे आपका डेटा आपके सामने आ जाता है। अच्छा, तो ये एक मतलब क्लाउड बेस्ड सर्विस है या जो सेल्सफोर्स है। जी, तो अब भाई वापस से आते हैं सेल्सफोर्स के, इतना फेमस क्यों हो रहा है यार ये फेमस इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये केवल एक सेल्स तक ही नहीं लिमिट है, और बिजनेस काफी बढ़ रहा है। हर कोई अब एक अपना नया बिजनेस खोलते जा रहा है। और पहले क्या था कि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी टेक्नोलॉजी को लेके, तो वो एक सिंपल वेबसाइट्स बनवाते थे। अब क्या है, लोगों को एक वेबसाइट के साथ साथ में अपनी कस्टमर्स की ट्रैकिंग भी चाहिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कैसे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, वो एक स्ट्रेटजी चाहिए। और वो एक स्ट्रेटजी जो होती है वो सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है उन्हें, एक प्रॉपर एक सर्विस प्रोवाइड करता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू वो, और ऐसा भी नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर में है केवल वही चीजें वो कर सकते हैं, उसके साथ साथ में उसको वो कुछ मॉडिफाइड भी कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब कस्टमाइज कर सकते या बिल्कुल कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी। तो भाई एक मेरे को बात बताओ अभिषेक भाई, कि जैसे मान लो कोई एक स्टार्टअप है, ठीक है। अब स्टार्टअप में आजकल जैसे जनरली कैसे स्टार्टअप हो रहे हैं कि ई कॉमर्स से रिलेटेड किसी ने कोई प्रोडक्ट बना दिया, उसकी लिस्टिंग कर दी अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पर, या उसने अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना दी। उसके बाद अब वो सेल करना शुरू कर दिया उसने। अब उसके पास जो भी जिन लोगों को सेल कर रहा है उसका डेटा उसके पास आने लग गया। अब वो चाह दिया उसने इंस्टाग्राम पे या गूगल एड्स से कैंपेन भी शुरू कर दिया, लीड जनरेट हो रही है उसके पास में। तो क्या एक ऐसे व्यापारी को जो एक बहुत ही स्मॉल एंटरप्राइज है या जो बहुत ही स्मॉल बिजनेसमैन है, उसको सेल्स फोर्स क्या केटर कर रहा है या सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को केटर कर रहा है? अभी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कैटल कर रहा है, लेकिन जैसे ही एक मिड लेवल भी एंटरप्राइज होती है कोई, अगर वो अफोर्ड कर सकती है क्योंकि उनके बिजनेस के लिए ही बेनिफिशियल होगा। अच्छा, क्योंकि अगर कोई कंपनी है या कोई कंपनी अगर लीड जनरेट कर रही है तो वो लीड से कितने उसके कॉन्टेक्ट जनरेट हो रहे हैं, कितने कॉन्टेक्ट से उसकी अपॉर्चुनिटीज बन रही है, वो सारा एक जो सिस्टम होता है वो हमें सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ में अगर वो कुछ और मॉडिफिकेशन चाहता है तो वो भी करवा सकता है अपने सेल्सफोर्स के अंदर। तो अगर जैसे किसी को सेल्सफोर्स परचेज करना है या उसको यूज करना है तो कैसे करेगा, कहाँ से परचेज कर सकता है, कहाँ से? सेल्सफोर्स की वेबसाइट है, वहां पे वो जा सकता है। वहां पे मल्टीपल टाइप के इंटरप्राइजेस मिलते हैं, एडिशंस मिलते हैं, वो जैसे उनको सुटेबल लगे वो उस सुटेबल के अपने सुटेबल के हिसाब से वहां से परचेज कर सकता है, पैकेज ले सकता है। मतलब वो अलग अलग, मान लो कोई नया बंदा है, वो सोचता है कि यार मैं इस सॉफ्टवेयर को यूज करता हूँ और अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसका इस्तेमाल से मैं अपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और सेल्स को ट्रैक करूंगा, तो उस केस में वो कैसे खरीद सकता है और उसको कितने रुपए अंदाजन खर्च करने पड़ेंगे? कुछ है इसके बारे में बताइए। जो इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो तो वन टाइम एक कॉस्टिंग होती है, उसके बाद इनकी स्टोरेज के हिसाब से वो डिपेंड करता है। अच्छा, और इसके लिए वो कम्युनिकेट कर सकते हैं सेल्सफोर्स का सपोर्ट के साथ। वो उनको एक कस्टमाइज सीआरएम प्रोवाइड करता है। वो सबसे पहले वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझता है, उस रिक्वायरमेंट के बेस पे आपका बजट समझता है, आपके रिक्वायरमेंट समझता है, उसके बेस पे आपको रिकमेंड करता है कि आप कौन से एडिशन का उसका सॉफ्टवेयर परचेज करिए। अच्छा, ये बताता है। अच्छा भाई, अब ये तो रही बात सेल्सफोर्स क्या है किस तरीके से। अब मान लो जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, अब आती है काम की बात कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं भाई हमारे, जो अलग अलग, कोई जावा पे काम कर रहा है, कोई .NET पे कर रहा है, कोई दूसरी लैंग्वेजेस पे कर रहा है। तो अगर जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर भाई हैं वो अगर आना चाहते हैं, वो सेल्सफोर्स में एंटर करना चाहते हैं या उसकी कोडिंग, इसकी ये किस पर बना है यार सेल्सफोर्स? पहले तो ये वाला सवाल है कि क्या इसके पीछे की कोडिंग होती कौन सी लैंग्वेज में है? जनरली हमारा जो सेल्सफोर्स है वो जावा टेक्नोलॉजी को यूज करके बना हुआ है। ओके। और इसमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी हमारा एज अ सिमिलर एज जावा होता है। ओके। जावा के सिंटेक्स को ये यूज करता है। अच्छा। और इसीलिए जो भी बोल सकते हैं स्टूडेंट जावा में काफी अच्छा उनको नॉलेज है, वो बहुत इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, सेल्सफोर्स की। या अच्छा। और उसके साथ साथ में सेल्सफोर्स अपना एक रेलमैक्स चलाता है। वो क्या चीज होती है? उसमें वो बैचेस प्रोवाइड करता है जिसमें आप लर्निंग कर सकते हैं, लर्निंग के साथ साथ आप हैंड्स ऑन भी कर सकते हैं।
मतलब क्या हैंड्स ऑन का क्या हैंड्स ऑन मतलब जैसे अगर कोई आपको उसमें कस्टमाइजेशन करना है, कुछ भी उसके सॉफ्टवेयर को समझना है, वो सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको कुछ लर्निंग आपको मटेरियल प्रोवाइड करेगा। अच्छा। साथ में उस मटेरियल्स को आप अगर कोई प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, हैंड्स ऑन करना चाहते हैं, तो आपको एक प्ले ऑर्ग भी प्रोवाइड करता है। ओके। ऑर्ग इन द सेंस ऑर्गेनाइजेशन, एक एज अ सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो, वो आपको प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आप अपने हैंड्स ऑन करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, खुद से प्रैक्टिस कर जी। सकते हैं। तो ये मतलब ये इसकी जो जॉब्स वगैरह हैं वो किस तरीके से अभी मार्केट में इसकी काफी अच्छी ट्रेंडिंग चल रही है, जॉब्स भी काफी अच्छे चल रहे हैं, पैकेजेस भी इसकी काफी अच्छे हैं, अदर्स टेक्नोलॉजीज से बेटर भी चल रही है। एवरेज भाई क्या पैकेज मिल जाएगा इसमें? एवरेज अगर एक डेवलपर है तो उसकी एवरेज जो इनकम होती है वो 3 LPA से चालू होके आपके 15 LPA तक होती है। मतलब एक फ्रेशर की बता रहे हैं? फ्रेशर्स की जो आती है, फ्रेशर्स की आपकी 2 LPA से लेके 6 LPA तक एक नॉर्मल हमारी फ्रेशर है। की जा सकती है, और जो 1-2 साल का एक्सपीरियंस वाले हैं उनकी 3 से 15 तक भी जा सकते हैं। 2 या 3 साल, जी। 3 साल, 4 और साल। इसके साथ साथ में इसके सर्टिफिकेशन कोर्स भी होते हैं अच्छा। जो आप कर सकते हैं। और अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग जैसे बोल सकते हैं आप, जैसे अलग अलग क्लाउड यहाँ यूज करते हैं, सर्विस क्लाउड, कॉमर्स क्लाउड, तो ऐसे इसके बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं जो आप कर सकते हैं। तो वो कौन सेल्सफोर्स ही कराता है? वो सेल्सफोर्स कराता है, लेकिन वो पेड होते हैं तो आपको उसको पे करने पड़ते हैं। कितनी अंदाजन आपके साथ? हर सर्टिफिकेशन का अपना अलग अलग कॉस्टिंग होता है, कोई $75 से स्टार्ट होके $400 तक के इसके सर्टिफिकेशंस होते हैं। अच्छा। अच्छा, अगर मान लो कोई अपना भाई डेवलपर भाई या जो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो इसमें सेल्सफोर्स में जाना चाहता है, मान लो वो इसकी तरफ एंटर करता है, तो पहले जावा सीखनी पड़ेगी उसको? नहीं, ऐसा कोई रिकमेंड नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही है, अगर आप जावा नहीं सीखे हैं तो आप डायरेक्टली एपेक्स भी सीख सकते हैं। तो एपेक्स भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके। और इसके पहले पहले तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप पहले उसके सॉफ्टवेयर को समझे, उसके एडमिन पार्ट को समझे। ओके। नहीं तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जो मान लीजिए कोई बंदा अभी 4th ईयर में पढ़ रहा है, आईटी ले रखी है उसने और 4th ईयर में पढ़ रहा है, और वो बोलता है कि यार मैं सेल्स फोर्स की आगे फ्यूचर अच्छा दिख रहा है मुझे, तो मैंने इसमें जाना है, इसकी डेवलपमेंट में जाऊंगा, तो उसके लिए वो कैसे वो करेगा? पहले क्या था, आपसे जैसे मुझे पहले पता है, तो पहले क्या था कि इतनी सारी इंस्टीट्यूट नहीं थी जो सेल्स फोर्स के ऊपर फोकस करती थी। ओके। बट करंट टाइम पे ऐसा है कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, चाहे इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट हो, अगर थोड़ी बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है तो आपको सेल्स फोर्स की लर्निंग देती है। अच्छा। आप वहां से लर्न कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया था, सेल्सफोर्स खुद का एक लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्रेलमेक्स प्रोवाइड करता है। अच्छा। जिसके थ्रू आप खुद से भी पढ़ सकते हैं और वहां पे हैंड्स ऑन भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये मतलब सेल्सफोर्स खुद प्रमोट कर रहा है अपनी मतलब सॉफ्टवेयर को, और अपने जो एजुकेशन दे रहा है लोगों को, एजुकेट कर रहा है। और वो भी वो कैटेगराइज करके ही प्रोवाइड करते हैं। बेसिक्स, बिगिनर, इंटरमीडिएट, सारे वहां पे आपको एक ड्रॉप डाउन मिलता है जिसके थ्रू आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं सेल्सफोर्स की। जी। अच्छा, तो अब तो ये तो रही बात की जो नए लड़के आना चाहते हैं इसमें, इसकी जॉब्स वगैरह का क्या है मामला, कि मतलब जॉब्स वगैरह कितनी है मार्केट में आपके हिसाब से? अभी मार्केट में इसकी जॉब काफी ज्यादा है, क्योंकि जैसा मुझे पहले पता था, आज से 2 साल 3 साल पहले जब मैं इसमें एंटर हुआ था, तो उस टाइम पे क्या था कि बहुत लिमिटेड कंपनियां ही सेल्सफोर्स को यूज करती थी। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, कोई छोटी से छोटी कंपनी भी है, वो भी सेल्सफोर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। छोटी से छोटी कंपनी मतलब किसमें? सॉफ्टवेयर वाली? सॉफ्टवेयर जो पहले भी अदर लैंग्वेज यूज करती थी, वो भी आज सेल्सफोर्स की साइड में जा रही हैं। और जितनी भी बड़ी कंपनी है हमारे पास, IBM, एसेंचर, TCS और अदर्स, आपकी जो बड़ी जितनी भी MNC कंपनीज है, सारी की सारी आज सेल्सफोर्स पे भी काम करती हैं। इसका मतलब भाई डिमांड ज्यादा बढ़ रही होगी, तभी ये लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। काफी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। जैसे मैंने बोला, हर कोई आज बिजनेस करना चाहता है और हर कोई अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है। करेक्ट। इवन पहले क्या था, ये पॉपुलर ज्यादा इंडिया में नहीं था। अब इंडिया के भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो यूज करते हैं अपने सेल्सफोर्स को। इवन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि करंट टाइम पे जो आपका फेसबुक है, वो भी आपका सेल्सफोर्स यूज करता है। फेसबुक भी सेल्सफोर्स यूज? अच्छा, वो इसलिए यूज करता होगा ना, उसका जो एडवर्टाइजमेंट वाला जो हिस्सा है, डेटा मैनेजमेंट, उसका जितना भी डेटा मैनेजमेंट है, जितनी भी ट्रैकिंग वो करना चाहता है, वो सारी चीजें भी सेल्सफोर्स भी यूज करता है। वो भी सेल्सफोर्स पे यूज कर रहा है, तो इसका मतलब भाई आगे फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है इस मैं ये बोल सकता हूँ, जैसे लोगों का मानना ये है कि AI आने पे
टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क पड़ा है, मैं मानता हूँ फर्क पड़ा है, लेकिन जो चीजें क्लाउड पे हैं, जो अभी सेल्स फोर्स का काम है, मुझे नहीं लगता है कि 10 से 15 साल तक इस पे कोई फर्क पड़ेगा एआई का। अच्छा, मतलब 10-15 साल तक आपके हिसाब से जो जिस तरीके से ये काम कर रहा है उस तरीके से, क्योंकि हाँ यार मैं भी ये सोचता हूँ कि जैसे मान लीजिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाली बात आती है तो वो तो वैसी ही रहेगी, वहां पर तो जो पर्सनल टच जो कस्टमर के साथ होना चाहिए, ऑटोमेशन हो सकती है लेकिन उसमें भी क्या मतलब ऑटोमेशन होती है। देखिए हम डायरेक्टली, क्योंकि एआई का काम का होता है वो आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, आपको उस इंस्ट्रक्शन का क्या है आंसर देगा, लेकिन जो आपको खुद से उसमें मैनिपुलेशंस करने हैं, क्योंकि कस्टमाइजेशन एक सॉफ्टवेयर उसने पहले से ही हमें दे रखा है, बेसिक सॉफ्टवेयर, हमें कस्टमाइजेशन करने के लिए कोई ना कोई एम्प्लॉय चाहिए होगा जो उसको कस्टमाइज करेगा। तो यही रीजन है कि एआई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, क्योंकि कोडिंग भी है, कोडिंग के साथ साथ में इसमें कस्टमाइजेशन भी होते हैं बहुत सारे। तो वो कस्टमाइजेशन में वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने वाले भाई हैं वो वहां पर इन्वॉल्वमेंट उनकी ज्यादा रहेगी। बिल्कुल। तो इसलिए एआई का भी मतलब 10-12 साल 15 साल तक अभी आपके हिसाब से ज्यादा भी फर्क नहीं पड़ने वाला जी नहीं, बिल्कुल। तो मतलब एक ये सेफ साइड है, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो इसको ऑप्ट कर सकता है, चूज कर सकता है, बिल्कुल अडॉप्ट कर सकता है इस चीज को। तो भाई ये तो रही बात टेक्निकल, मतलब बम्बार्डमेंट कर दी आपने पूरी इंफॉर्मेशन की इस पे। तो अब शुरू करते हैं भाई कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या, इंटरव्यू जब हुआ होगा आपका जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, अब मैं रिवील नहीं करवाना चाहता, अब मतलब एक एक्स ऑर्गेनाइजेशन, अब तो एक्स भी नहीं बोल सकते यार, ट्विटर का नाम एक्स हो गया है। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने जिसमें भी जॉब कर रहे हैं आप, वहां पर आपने दिया इंटरव्यू, तो क्या प्री रिक्वेसाइट था उन लोगों का, या और क्या वो लोग पूछ रहे हैं, डिमांड क्या है, और अभी जॉब प्रोफाइल क्या है, बेसिकली क्या करते हैं ताकि लोगों को पता चले जो और लोग हैं। बिल्कुल। जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, जब मैंने अपनी कॉलेज खत्म कर रहा था, उसी बीच मैंने जावा में स्पेशलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया था एक इंस्टीट्यूट के थ्रू। अगर कोई भी अपना फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहा है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि फाइनल ईयर में वो एक ना एक लैंग्वेज के ऊपर स्पेशलाइजेशन करे। उसके बाद जब मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा था उस टाइम पे क्या था कि मैंने देखा, और अभी भी यही है कि आईटी के लिए जॉब्स तो बहुत है, लेकिन जॉब उन्हीं को मिलती है जिनके अंदर स्किल होती है। और क्योंकि मैंने देखा है एक जॉब के पीछे करीब 100 स्टूडेंट है, 100 कैंडिडेट वहां पे है। मैं जब अपना इंटरव्यू देता था तो मेरे साथ 200 कैंडिडेट्स बैठते थे और उनमें से केवल 2 से 3 लोग ही सिलेक्ट होते थे। अच्छा। 200 से 300 इतने कैंडिडेट बैठते तो थे। मतलब ये रेशियो तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा कि एक फ्रेशर्स के लिए इंडस्ट्री में आना, आईटी इंडस्ट्री में आना बहुत बड़ी बात होती है। और जब एक फ्रेशर एक्सपीरियंस बन जाता है उसके बाद फिर उसको उतनी दिक्कतें नहीं होती, क्योंकि जब एक फ्रेशर होता है तो उसके मल्टीपल राउंड्स होते हैं। अगर एमएनसी कंपनी है तो वो ग्रुप डिस्कशन, आपके एप्टीट्यूड, एचआर राउंड, जूनियर डेवलपर, सीनियर डेवलपर, सीओ राउंड, इतनी ढेर सारे राउंड्स लेते हैं। उसके बाद सिलेक्ट उसके बाद आप सिलेक्ट होते हैं। उसके पहले भी फिल्ट्रेशन होती है आपके रिज्यूम के बेसिस पे। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और बहुत सी कंपनियां ऐसा भी करती हैं कि आपके 10th 12th के आपका जो परसेंटेज है उसके बेस पे भी फिल्ट्रेशन करते हैं। ओके। इतनी ज्यादा हमारे यहाँ पे कैंडिडेट हो गए हैं कि उनको फिल्ट्रेशन करना पड़ता है ये सारी चीजों के लिए। करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि हमें जहां तक ये चीज थोड़ी सा मतलब डाउनफॉल लगता है, या आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ये चीज है कि जो एक स्टूडेंट है उसने बैचलर्स कर लिया, मास्टर्स कर लिया, उसके इवन उसके बाद आप उसके 10th एंड 12th के नंबर्स पे उसको जज करके फिल्ट्रेशन करते हो। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मेरा भी खुद का ऐसा है कि मेरे उतने अच्छे परसेंटेज नहीं थे 12th में, मेरे भी फिल्ट्रेशन हुआ है बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स मेरे रिज्यूम में। इवन यहाँ तक भी फिल्ट्रेशन हुआ है कि आपने 12th में सब्जेक्ट कौन से लिए थे। अगर आपने पीसीएम लिए हैं तभी आप आगे इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे कोई बीसीए, बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना कि उन्होंने अलग स्ट्रीम ले रखी होती है, फिर बाद में बीसीए करते हैं और एमसीए करते हैं, तो या ये तो मैं भी इस चीज को मानता हूँ कि ये बड़ी एक अलग ट्रेंड, मतलब एक गलत है ट्रेंड बेसिकली ये। और ये मुझे लगता है यहाँ से शुरू हुआ है जब से वो आईआईएम ने करा है ना, कि जब वो परसेंटाइल वगैरह आती है तो उसमें सिलेक्शन के टाइम पर अगर एक ही सेम परसेंटाइल आ गई तो 10th में किसके अच्छे थे, 12th में किसके अच्छे थे, वहां से मुझे लगता है ये ट्रेंड शुरू हुआ है।
हाँ, ये देखिए, अगर सिलेक्शन के बाद अगर आप ये चीज करते हैं हाँ। तो बहुत अच्छी बात है, हाँ। लेकिन आप सिलेक्शन के पहले ही अगर आप फिल्टर आउट कर देंगे हाँ। तो आप एक बेटर कैंडिडेट को भी छोड़ सकते हैं। करेक्ट, सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो लेकिन बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। अच्छा, मैं अभिषेक भाई यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि मतलब जैसे हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं, हालांकि ये जो सॉफ्टवेयर वाला बबल था एक बार तो फूट चुका है, अभी इस टाइम पर ये वापस से जब कोविड टाइम आया तो एकदम से बूस्ट हुआ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। लेकिन जो हमारे इंडिया में जो ट्रेंड है, जिस तरीके से जैसे भेड़ चाल होती है, अगर कोई एक चीज आ गई तो सब लोग उसी के पीछे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर, मतलब हर जगह पर जिसको देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन रहा है, हर कोई बन रहा है। तो इस वाले सिनारियो में यार, मतलब आपके हिसाब से क्या बोल लोगे यार, जो ये हर कोई बंदा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने को आ रहा है, तो क्या इंडस्ट्री आगे आने वाले टाइम में कंज्यूम कर पाएगी इतने सारे इंजीनियर्स को, जिस तरीके से एआई और ये सब चीजें हो रही हैं? वही बात है, क्या थॉट है मतलब वही बात है, कंज्यूम नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर जॉब्स की बात की जाए, अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री में हमें अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। और यही रीजन है कि सारे भीड़ चाल बन के इसी के पीछे भागते हैं। और उनमें से भी, और ये एक ऐसा सेक्टर भी है जिसमें गवर्नमेंट जो आपके जॉब्स होते हैं बहुत कम मिलते हैं और प्राइवेट सेक्टर्स के जॉब ज्यादा मिलते हैं और हाईली पैकेज पे मिलते हैं। ऐसा भी नहीं है कि पैकेज कम मिलता है, पैसे कम मिलते हैं, पैसे काफी ज्यादा मिलते हैं इस इंडस्ट्री में। और वही है, जिसके पास स्किल्स है उनके लिए बहुत पैसा है, और जिनके पास स्किल्स नहीं है उनके लिए जॉब भी नहीं है मार्केट में। ये बात भी सही है। मतलब अभी भी डिमांड, मतलब जो बढ़िया बंदा है उसकी डिमांड तो रहेगी। बिल्कुल। और अभी भी ढूंढते ही हैं एचआर वाले, हमेशा देखो तो जॉब देखते रहते हैं, अच्छा कैंडिडेट कहाँ से मिले। ये बात तो आपकी सही। तो बेसिकली एक देखा जाए घुमा फिरा के बात को कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है जी, स्पेशली सेल्स फोर्स की बात करें या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो अपनी स्किल डेवलप करो किसी लैंग्वेज पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर हो या कोई भी हो, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, स्किल आपका मैटर करता है। स्किल मैटर करता है। एक्सपीरियंस आपको अगर 4 साल का है, आपको नॉलेज नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, आप 1 महीने 2 महीने से ज्यादा किसी कंपनी में सर्वाइव नहीं कर सकते। करेक्ट। आपके पास लेस एक्सपीरियंस है लेकिन आपके पास स्किल काफी अच्छी है, नॉलेज काफी अच्छी है, तो आपको वो कंपनी जाने ही नहीं देगी। काफी सारे क्लाइंट्स को डील करते हैं आप, अलग अलग, मैं देखता रहता हूँ। इसके बारे में बताइए, मतलब हाउ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इज डीलिंग विद द क्लाइंट्स। तो ये क्लाइंट कौन है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्लाइंट डीलिंग क्या चीज आ रही है, ये सब क्या है? क्लाइंट आप बोल सकते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा, कोई एंटरप्राइज है, वहां पे मल्टीपल पोजीशंस के बोल सकते हैं एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो बहुत टेक्निकल होते हैं, टेकी होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए कम्युनिकेट करते हैं एक सेल्सफोर्स पार्टनर के साथ, एक कंसल्टेंट के साथ। वो कंसल्टेंट क्या करता है, उनको रिकमेंड करता है कि आप ये टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, ये कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। वो अपने कंपनी के अकॉर्डिंग उनसे पूछता है, कंसल्टेंट करता है। कंसल्टेंट करने के बाद वो उनको बोल सकते हैं आप कस्टमाइजेशन करवाता है। अब जो भी कस्टमाइजेशन होता है उसके लिए उनसे बात करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक एजाइल मेथोडोलॉजी पे वर्क करता है। एजाइल मेथोडोलॉजी मतलब आप जैसे भी हमारे पास काम आया हमने डिलीवर किया, फिर कुछ अपग्रेड के लिए आया, फिर हमने उस अपग्रेडेशन को वर्क किया, फिर हमने उसको डिलीवर किया। तो एक एजाइल मेथोडोलॉजी पे वर्क करने वाला ये एक सॉफ्टवेयर है। अजाइल, जो ये अजाइल भी एक सॉफ्टवेयर होता है ना, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये एक मेथड है जो हम लोग यूज करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। इसमें क्या होता है, हम एक बेस प्रोवाइड कर देते हैं। बेस के बाद जैसी रिक्वायरमेंट्स होती है क्लाइंट्स की, उसके बेसिस पे हम उसमें कस्टमाइजेशन करके उनको डिलीवर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ओके जी, ओके। और क्लाइंट्स की बात की जाए तो इसके जो क्लाइंट्स होते हैं वो अलग अलग कंट्री से काम करते हैं। मैक्सिमम जो इसका बहुत बड़ा मार्केट अभी इंडिया भी है। इंडिया में काफी ज्यादा डेवलपर हो गए हैं सेल्सफोर्स के। और सेल्सफोर्स की बात की जाए तो सेल्सफोर्स की खुद की यहाँ पे हैदराबाद, अभी रिसेंटली में हमारे गुड़गांव में भी इन्होंने एक अपना कंपनी सेटअप किया हुआ है सेल्सफोर्स ने। जी, खुद के सेल्सफोर्स हैं। और खुद के सेल्सफोर्स के अंदर भी 10,000 प्लस एम्प्लॉय वर्क करते हैं करंट टाइम पे, जो एज अ सपोर्ट और एज अ वर्क करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड।
ऑल ओवर वर्ल्ड की या बात कर ऑल रहे हैं? ओवर वर्ल्ड में। ऑल ओवर और उसके साथ में सेल्सफोर्स खुद अपने साल में 2 वर्जन रिलीज करता है, जिसमें वो कुछ ना कुछ एक अपडेटेड फीचर्स को प्रोवाइड करता है। ओके। तो भाई मैं मतलब ये तो टेक्निकल काफी सारी बातें हो गई हैं। आपके हिसाब से मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ यार कि जहां पर मतलब आप फंस गए हो, कुछ काम कर रहे हो और आप फंस गए हो और उससे निकल ना पा रहे हो किस तरीके से, उसके कोई कोई ऐसा इंसिडेंट हो वो हाँ, बताओ। ये तो अगर एक डेवलपर है तो वो बहुत अच्छे से समझता होगा ये चीज कि हर एक डेवलपर के साथ ये चीज होता है। क्योंकि फंसना। जो हाँ क्योंकि टेक्नोलॉजी जो चीज है वो करेक्ट। टेक्नोलॉजी डे बाय डे इन्वॉल्व होती जा रही है, और हम इतनी वॉस्ट है ये चीज कि हम सारा अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। तो सम टाइम ऐसा भी आता है कि हमें पुश करने की जरूरत पड़ती है। हम वर्क कर रहे हैं, हमें आता है, लेकिन हम सेम टाइम पे भूल जाते हैं, या हमें नहीं भी आ रहा है तो कोई अगर पीछे से पुश करने वाला होता है। इसीलिए हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है एक हायरार्की मेंटेन करके रखता है। एक हायरार्की इन द सेंस कि सीनियर डेवलपर के ऊपर भी उसका लीड होता है। सबसे पहले तो आपका आता है सीईओ, सीटीओ। सीटीओ जो होता है वो टेक्निकल नॉलेज होता है जो आपका ऑर्गेनाइजेशन को डील करता है। उसके नीचे आता है आपके मैनेजर्स। मैनेजर्स के ऊपर जो आते हैं वो होता है टेक्निकल लीड। टेक्निकल लीड को सारी टेक्निकल नॉलेज होती है। उसके बाद मैनेजर्स आते हैं। मैनेजर्स के अंदर आते हैं आपके टीम लीड्स। टीम लीड्स के अंदर आते हैं आपके सीनियर डेवलपर्स। सीनियर डेवलपर के अंदर आते हैं डेवलपर्स। डेवलपर्स के अंदर आते हैं इंटर्न्स। तो बहुत लंबी हायरार्की है यार, ये मतलब पूरा। इससे भी लंबी हायरार्की होती है। बीच में एसोसिएट भी कुछ पोजीशंस जोड़ दिए जाते हैं। ओके। एसोसिएट डेवलपर, एसोसिएट सीनियर डेवलपर, एसोसिएट टेक लीड, एसोसिएट टीम लीड्स, ये भी एक हायरार्की जोड़ी जाती है जब कंपनी काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। ओके। तो जो वर्क होता है वो जनरली वर्क जो करते हैं वो डेवलपर्स और सीनियर डेवलपर्स करते हैं। ओके। और टीम लीड का काम क्या होता है, उनको एक तरीके से हैंडल करना। तो जब भी स्टक हो जाए या कहीं फंस जाए तो उनको गाइड करना। जब मेरे साथ भी ऐसा होता था तो मैं पहले तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। कभी भी आप स्टक हो, ये ना हो कि आप डायरेक्टली पहुंच गए अपने सीनियर्स के पास और पूछना स्टार्ट कर दिया कि सर कैसे होगा। क्योंकि इससे क्या होगा, वो सीनियर आपको बता तो देगा लेकिन आपको वो बताने के बाद आप वो भूल जाएंगे। अगर आप खुद क्योंकि आपने एफर्ट नहीं लगाया। बिल्कुल एग्जैक्टली आप एफर्ट नहीं लगा रहे उस चीज के लिए। आपके पास गूगल है, सेल्सफोर्स की साइट है, वहां पे हेल्प मिलता है। आप बहुत जगह से अपने गैदरिंग कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को। आप सीधे गूगल पे जाइए, आप वो चीज टाइप करिए, स्टैक ओवरफ्लो मिल जाएगा। वहां पे बहुत सारी ऐसी क्वेरीज होती हैं। समटाइम ऐसा लगता है कि ये जो क्वेरी है ये केवल मुझे ही फेस हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो आपका इशू है ये मल्टीपल लोग ही फेस कर चुके हैं, और वो जो होता है वो आपको आसानी से गूगल पे मिल जाएगा। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि सबसे पहले जो भी आपके एरर्स हैं, जो भी इश्यूज है, वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब आप खुद से करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे इंस्टेड ऑफ कि आप डायरेक्टली किसी से पूछ लें। मतलब ये बेसिकली जो वर्क कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहा है कि जो नया बंदा आया वो सोचता है यार कि मैं फंस रहा हूँ यहाँ पे, चलो सीनियर से पूछ लिया। तो उससे ज्यादा बेटर ये है कि वो खुद थोड़ी एफर्ट लगाए, मेहनत करे, उस चीज को वो करे। तो मतलब ये आपने भी फेस किया है क्या, मतलब इस चीज को? नहीं, मैंने भी फेस किया है। ऑब्वियस सी बात है, हर एक डेवलपर, जो भी एक डेवलपर क्या जितने भी पोजीशन पे हैं, एक कंपनी भी अगर कोई ओपन करता है, कोई सीटीओ भी है, तो उसको भी पूरी नॉलेज नहीं होती है समटाइम्स। तो ये चीजें होती हैं, ये चीज एक कॉमन चीज है। अगर किसी के साथ हो भी रही है तो उसको एक डिमोटिवेशन नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उससे सीखनी चाहिए। क्योंकि बहुत टाइम ऐसे बोलते हैं ना कि जो एरर सिखा देता है, जो इश्यूज सिखा देता है इंसान को, वो चीज सक्सेस नहीं सिखा पाता। ये बात तो सही कह रहे हैं। अगर एक इंसान 10 बार आईएएस में फेल हुआ एग्जाम में और 11वीं बार पास हुआ, तो उसको सबसे ज्यादा नॉलेज है इंस्टेड ऑफ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया हो। करेक्ट, ये बात सही कह रहे हैं। मतलब इट्स अ गुड एग्जांपल भाई। बट ये चीज तो मतलब खैर इनकलकेट करता है इंसान धीरे धीरे जब उस वर्क कल्चर में होता है। तो अब वापस से आते हैं हमारे सेल्स फोर्स के जो ये जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर। तो सेल्स फोर्स जो है ओवरऑल कॉस्टिंग की, जैसे आपने बताया, मतलब अलग अलग इसके पैकेजेस हैं और इस तरीके से। अब मान लो कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर, और वो बोलता है यार मैं सेल्स फोर्स का बिजनेस करूंगा, तो वो कैसे कर सकता है? कुछ इसका ऐसा कोई मॉडल है जहां पर वो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जो सेल्स फोर्स का बिजनेस कर सके? सेल्स फोर्स का बिजनेस करना ये होता है कि आप एक कंसल्टेंट बन सकते हैं। कंसल्टेंट बन सकते हैं। आप
एक जैसे आपका एक इंटरप्राइज हो गया, कोई बिजनेस हो गया, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो आप उसको रिकमेंड करके एक ऐसा मीडिएटर बन सकते हैं एक बिजनेस और एक सेल्स फोर्स कंपनी के बीच में, जो कंपनी पे वर्क कर रहा है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी हो सकती है, एक सर्विस बेस्ड भी कंपनी हो सकती है जो सर्विसेज पे काम करती हो। आप उनके बीच में एक मिडिल वेयर बन सकते हैं एज अ कंसल्टेंट। और आपका क्या होगा, काम इतना होगा कि आप जो भी अभी नई नई हमारी कंपनीज बन रही है उन कंपनीज को आप रिकमेंड करें कि आप सेल्स फोर्स के ऊपर आए। तो ये एक वर्क कर सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं एक नया सेल्स फोर्स बनाने की, तो वो अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉर्स हो चुका है सेल्स फोर्स। ऑलरेडी उसके ऊपर काफी सारा काम हो चुका है सेल्स फोर्स के ऊपर। आप खुद सोच लीजिए, उसको 25 इयर्स हो गए हैं एक चीज को डेवलप होने में, और आप अगर ये सोच लें कि उसको एक साल में डेवलप कर सकते हैं, तो वेरी हार्ड टू नेट टू क्रैक। तो बेसिकली मतलब अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता है सेल्स फोर्स को लेकर, तो वो एज अ कंसल्टेंट काम कर सकता है, और सेलिंग में सेल्स फोर्स को सेल करने में आई थिंक उसमें काम कर सकता है, exactly. और कस्टमाइजेशन में सेल्स फोर्स की कस्टमाइजेशन में काम कर सकता है। इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन वो स्टार्टअप के रूप में स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो अभिषेक भाई, अब ये बताइए चैलेंजेस क्या हैं, परेशानियां क्या हैं सेल्स फोर्स में? चैलेंजेस की बात की जाए तो चैलेंजेस ये है, उसमें परेशानी तो एक है कि विदाउट इंटरनेट ये वर्क नहीं करेगा आपका स्टैंड अलोन, क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं है, एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो इसके लिए आपको मतलब हमेशा ऑनलाइन होगी, कोडिंग होगी, कुछ भी होगा कंटिन्यूअसली ऑनलाइन। ये हर चीज एक ऑनलाइन पे बेस्ड है, और ऐसा नहीं है कि सिक्योर नहीं है। ये बहुत हाईली सिक्योर्ड है, आपका डेटा बहुत ज्यादा सिक्योर्ड रहता है, बिना आपके परमिशंस के कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। साथ में ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर भी प्रोवाइड करता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर, जैसे आप कभी भी जीमेल अपना लॉगिन करते हैं तो कोड जाता है, वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पे, उसके बाद फिर वो लॉगिन करता है। तो सेल्स फोर्स भी अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू ये काफी ज्यादा सिक्योर हो जाता है। ओके, तो मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है आपका। तो ये मतलब, लेकिन ये चैलेंज तो है कि मतलब ये आप अलग से नहीं, आपको ऑनलाइन ही इंटरनेट हमेशा चाहिए होगा। तो और इसकी बेनिफिट भी यही है कि स्टैंड अलोन नहीं है, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि एक सिस्टम पे आप काम कर सकते हैं। मल्टी टेंटेड है, आप अपने मोबाइल पे कहीं पर भी बैठ के एनी प्लेस एनी डिवाइस आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसकी कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, इसको डायरेक्टली हम ब्राउजर से एक्सेस करते हैं। ब्राउजर से एक्सेस करते हैं जी। अच्छा अच्छा, तो मतलब अगर मान लीजिए जो जैसे आप इसकी जो डेवलपमेंट करते हैं, जो बैकएंड या जो भी चीजें होंगी, तो वो आप ऑनलाइन एक्सेस करके और फिर उसमें चेंजेस करते हैं? जी, सारा चीजें ऑनलाइन होती हैं। ओके। जो भी हमें कोडिंग करना है, कोई भी कस्टमाइजेशन करना है, उसके लिए हमें इंटरनेट मैंडेटरी हो जाता है, और एक ब्राउजर, सिंपल, और कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। और ये भी है इसका कि ऐसा नहीं है कि आपका प्रोसेसर काफी हाई हो तभी आप वर्क कर सकते हैं। एक नॉर्मल लैपटॉप से उसमें भी काम कर जिसका 4 GB अगर रैम है, तो क्योंकि आज के जमाने में 4 GB नॉर्मल एकदम नॉर्मल सा लैपटॉप है, करेक्ट, तो उस पे भी आप वेरी इजीली से वर्क कर सकते हैं। अच्छा, तो ये चीज तो ये तो अच्छी है, मतलब ये चैलेंज नहीं हुआ मेरे हिसाब से, ये तो बेनिफिट है, काफी अच्छा बेनिफिट है। तो अभिषेक भाई, ये जो अपना जैसे इंडिया में अगर देखा जाए तो कहाँ पर, जैसे अपने हम नॉर्थ की बात करें, और अब इस टाइम पे 2 डिवाइड हो गया है कि नॉर्थ में अगर देखा जाए तो नोएडा, गुड़गांव, जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है, ये बहुत बूम कर रहा है आईटी में। साउथ में चले जाएं तो हैदराबाद, बैंगलोर स्पेसिफिकली ज्यादा बूम कर रहा है। तो इस टाइम पर बाकी ऑल ओवर इंडिया में क्या सिनारियो है इस एज अ सॉफ्टवेयर, क्या या इसकी आगे की अभी जितनी भी स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, पहले क्या था कि कुछ ही सिटीज में था, जैसे हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, आपका नोएडा, गुड़गांव, ये 4 सिटीज में ही आपके एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर आया हुआ था, जैसे जो भी पोस्टिंग, जो भी जॉब्स आते थे। लेकिन करंट टाइम पे आपका जयपुर हो जाए, ये भी एक सेल्सफोर्स का हब बन रहा है। जयपुर जी, अरे अब लखनऊ में भी, आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी, वहां पर भी सेल्सफोर्स की काफी जॉब्स आने लगी, कंपनियां उनको भी वर्क करने लगी हैं वहां पर। ओके। और उसके साथ में और भी जो स्मार्ट सिटीज हैं आपकी, सारी जगह पे आपको सेल्सफोर्स देखने को मिल जाएगा। इस समय ट्रेंडिंग चल रहा है, और हर कंपनी वर्क कर रही है, हर कंपनी हायर कर रही है। तो मैं रिकमेंड तो यही करूंगा कि अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आना चाहता है, कोई भी अपना स्टूडेंट अभी पास आउट हो रहा है, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस करें, और काफी फ्यूचर काफी अच्छा है इसमें, ब्राइट फ्यूचर है।
बेनिफिट उसको मिलेंगे काफी। बिल्कुल, काफी अच्छा, मैं ज्यादा। एक चीज जानना चाहता हूँ कि अगर जैसे मान लो कोई बंदा सेल्स फोर्स में काम कर रहा है, तो आपने बताया कि 2 लैंग्वेजेस पर उसका होल्ड होना चाहिए, एक तो जावा पर और दूसरा एपिक्स पर। हाँ, और साथ में HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी काफी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट पर। तो मेरा ये कहना है कि मान लो किसी ने काम किया सेल्स फोर्स पे, अब मान लो उसने 5 साल या 10 साल काम कर लिया, अब वो ये चाहता है कि यार अब मैं ना मतलब शिफ्ट होना चाहता हूँ, या मेरे को इसमें ग्रोथ नहीं दिख रही या कुछ नहीं दिख रहा, तो जो स्किल सेट उसने डेवलप किया है जावा, जावास्क्रिप्ट, HTML CSS और जो भी और जो दूसरी चीजें हैं, तो उसकी शिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और उसको दूसरी जॉब मिलने के चांसेस क्या रहेंगे? हाँ, देखिए, एक चीज जो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, हम्म, हम मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखते हैं, लेकिन जो उनका कॉन्सेप्ट होता है वो सेम होता है। जी। चेंज क्या होता है? सिंटैक्स। सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या बोलेंगे? सिंटैक्स जैसे जो हम ग्रामर लिखते हैं, जो ठीक है, लिखते हैं। एक जो सेंटेंस लिखते हैं, हाँ। वो हमारा सिंटैक्स ही चेंज होता है, बाकी कॉन्सेप्ट एक जैसे ही होते हैं। ओके। अगर हमें एक लॉजिकल, अगर आप कोई भी चीज कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हो तो आपको मल्टीपल लॉजिकल्स होने जरूरी होता है, क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं, मल्टीपल वेज होते हैं। करेक्ट। अगर आप काम कर रहे हो 4 साल 5 साल आप काम कर रहे हो, तो उसमें आप हैंड्स ऑन में इतना ज्यादा लॉजिकल हो जाओगे कि आपको दूसरी लैंग्वेज अडॉप्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। करेक्ट। तो आप जब कोई चीज नया स्टार्ट करते हैं, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है, तो आपको अडॉप्ट करने में समय लगता है। लेकिन आपको पहले से अगर कोई चीज आ रही है, फिर उसके बाद अगर आप, जैसे मुझे अगर 2 लैंग्वेज आ रही है, मुझे तीसरी लैंग्वेज पढ़ने में बहुत मिनिमम समय लगेगा। अगर मुझे पहली लैंग्वेज में सबको टाइम लगता है, क्योंकि उसमें इंसान कॉन्सेप्चुअल भी नहीं होता है, लॉजिकल भी नहीं होता है, और थ्योरेटिकल भी नहीं होता है, तो वो पढ़ने में टाइम लगता है। फिर अगर आपके कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल स्ट्रांग हो गए, फिर आपको थ्योरेटिकल ही पढ़ना पड़ता है। थ्योरेटिकल मतलब उसके सिंटैक्सेस कैसे वर्क करते हैं। करेक्ट। तो इसलिए अडॉप्ट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर वो स्विच भी करता है। किसी और फील्ड में भी जा सकता है? जी बिल्कुल। जैसे कि मतलब किस में जा सकता है? जैसे मैंने बताया कि अगर वो वर्क कर रहा है एपेक्स में, तो वो जावा जा सकता है। साथ में HTML जावास्क्रिप्ट भी है, तो वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे .NET हो गया, PHP हो गया, उसमें भी आपके जावास्क्रिप्ट HTML यूज होते हैं। और HTML, खैर जो भी हम वेबसाइट्स बनाते हैं उसमें ये एक बेसिक है हमारा। ओके। तो इसका मतलब ये है कि जो बंदे ने सेल्स फोर्स पे काम कर लिया, वो किसी भी फील्ड में या किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के उसमें उसको कोई जॉब चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजीली कंज्यूम हो जाएगा वो इंडस्ट्री में, वो उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा बेसिकली। जी बिल्कुल, बिल्कुल काउंट होगा और अडॉप्ट भी कर सकता है। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा, अगर कोई सेल्स फोर्स में अपना 4 साल 5 साल जर्नी बना रहा है, तो उसी में ही स्टे रहे और उसी में ही अपना फ्यूचर देखे। क्योंकि सेल्स फोर्स इतना वास्ट हो गया है कि अगर आपको सेल्स क्लाउड नहीं आ रहा है, आप मार्केटिंग क्लाउड जा सकते हो। मार्केटिंग का आपको नहीं आ रहा है, आप कॉमर्स क्लाउड जा सकते हो। कॉमर्स नहीं आ रहा है, हेल्थ क्लाउड जा सकते हो। हेल्थ क्लाउड नहीं आ रहा है, तो आप इंटीग्रेशन पार्ट जा सकते हो। ये सारे के सारे, multiple- लेकिन मैं यहाँ पे भाई आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जितने भी आपने नाम लिए, चाहे सेल्स क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, कॉमर्स क्लाउड, इंटीग्रेशन क्लाउड, ये सारे के सारे सेल्स फोर्स के ही हिस्से हैं। जी, ये सारे सेल्स फोर्स हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो उसको एक क्लाउड प्रोवाइड करता है। क्लाउड में उसका कुछ बेसिक सेटअप्स होता है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसका वो यूज करता है। तो भाई यहाँ पर ना यार अभिषेक भाई एक सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में कि जो सेल्स फोर्स है वो बेसिकली एक CRM सॉफ्टवेयर कहेंगे उसको। बिल्कुल। तो जो दूसरे जैसे ERP हैं और दूसरे CRM सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ हद तक SAP भी इसी टाइप का है। SAP नहीं बोल सकते हैं, CRM बेस्ड। अच्छा, तो ये जो बाकी जो दूसरे CRM सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाले AWS आप बोल सकते हैं। AWS, ये Amazon वेब सर्विसेज वाला है। तो सेल्स फोर्स बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं या जो बाकी जो CRM सॉफ्टवेयर्स हैं उससे डिफरेंट, मतलब क्या डिफरेंस है इसमें? जैसे क्यों इसको रिकमेंड करना चाहिए, मतलब इतना बूम क्यों है? मतलब बूम इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये केवल सेल्स के ऊपर काम नहीं करती है, ये मल्टीपल अपना अलग अलग एक एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है ऐसे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बेस पे। अच्छा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस पे वर्क कर रही है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये अलग अलग अपना
क्लाउड दे जा रहे हैं उसे, अच्छा, आप यूज कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप एक परचेज किया आपने सेल्सफोर्स, उसमें केवल एक ही क्लाउड वर्क कर सकता है, मल्टीपल क्लाउड्स भी वर्क कर सकता है। आप सेल्स के साथ सर्विस क्लाउड भी यूज करना चाहते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं, सेम अपने ऑर्गेनाइजेशन जो आपका सॉफ्टवेयर है, एक सेम सॉफ्टवेयर के अंदर। ओके, तो ये आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, अच्छा, साथ में आपको एक फीचर्स, काफी ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है, कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा आप कर सकते हैं इसके अंदर। टेक्नोलॉजीज भी इसके अंदर नई नई इन्वॉल्व हो रही हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि हर साल में अपने ये 2 अपग्रेड वर्जन को रिलीज करता है। अच्छा, तो हर साल 2 अपग्रेड वर्जन को रिलीज करता है, तो एक अपग्रेड वर्जन के अंदर ये कुछ ना करके भी आपको 6 से 7 फीचर्स को इनहेंस करके देता है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। अच्छा, और कंटिन्यूअसली इनहेंस ही कर रहा है अपने सॉफ्टवेयर को। इट्स मीन कस्टमर की जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा एक सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहा है, और अलग अलग अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग क्लाउड भी बना रहा है। तो यही कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से काफी ज्यादा बूम हो रहा है, काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, एक कस्टमर्स के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और एक एम्प्लॉयज के लिए। इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं मार्केट में अभी? अगर कॉम्पिटिटर की बात की जाए तो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं इसके मार्केट में, लेकिन अगर मैं कुछ के काफी नाम लूं, कॉम्पिटिटर्स हैं। काफी ज्यादा हैं, लेकिन अगर मैं कुछ के नाम लूं तो जैसे कि हुआ अपना आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, IBM हो गया, जोहो कॉर्पोरेशन हो गया, मंडी.com हो गया, और काफी ज्यादा है। तो ये कुछ नाम्स हैं जो मुझे अभी याद है, कुछ नेम्स। तो भाई लेकिन मैं एक बात, मतलब सवाल उठ रहा है औरों के भी उसमें हाँ बिल्कुल, उठेगा ये सबके दिमाग में, ये कि मैं सवाल भी बता सकता हूँ आपके दिमाग में क्या उठ रहा नहीं, है। मेरा ये सवाल है, मतलब वो तो अलग बात है कि जी इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो केटर कर रही हैं, मतलब इस फील्ड को, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, जी इस बिल्कुल। तरीके की, उसके बावजूद भी सेल्स फोर्स की स्पीड थोड़ी तेज है, क्या चक्कर है वही कि मतलब इनके साथ कैसे compete कर रहा है या फ्यूचर में कैसे compete मैं आपको करेगा? खुद बताता हूँ। हाँ, IBM जिसका खुद का एक CRM है, हाँ, वो भी अब काम कर रहा है सेल्स फोर्स के ऊपर, उसकी भी कंपनीज में सेल्स फोर्स की अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं। ओहो, और सेल्स फोर्स को मैं आपको बताऊं तो सेल्स फोर्स इसलिए ज्यादा पॉपुलर है, जैसे मैंने आपको बहुत पहले भी बता दिया, बहुत मल्टीपल टाइम्स बता दिया, कि ये अपने कस्टमर्स को लेके काफी ज्यादा बोल सकते हैं आप, ज्यादा एक्टिव है, सीरियस है हाँ कि भाई काफी ज्यादा उनकी सीरियस, हाँ कस्टमाइजेशन, बिल्कुल स्पेसिफिक बिल्कुल सीरियस है वो। कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल, वो अपने कस्टमर को लेके ज्यादा सीरियस है, उनकी हर एक रिक्वायरमेंट्स को वो पूरी करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए वो जितने भी फीचर्स होते हैं वो फीचर्स उनको प्रोवाइड करता है, और अपने जो सॉफ्टवेयर है उसको डिवाइड करके रखा है हर कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर उसको रिक्वायरमेंट है एक हेल्थ क्लाउड की, एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो वो हेल्थ क्लाउड प्रोवाइड कर दिया, एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो मार्केटिंग क्लाउड प्रोवाइड कर दिया, एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है तो सेल्स की प्रोवाइड कर दी। तो उसने अपने मार्केट को समझा, कस्टमर्स को समझा, और उस कस्टमर्स के बेस पे उसने अपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड किया, और उसको इनहेंस भी कर रहा है। तो यही कुछ रीजंस हैं जो ये ज्यादा पॉपुलर हो रहा है अदर CRM एप्लीकेशन से। तो अभिषेक भाई बहुत, मतलब काफी सारी चीजें आपने बहुत कम समय में बताई हैं हमें जी। और दोस्तों जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो अभिषेक भाई नॉर्थ इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सेल्स फोर्स डेवलपर हैं दोस्तों। और मतलब ये बात मुझे कहते हुए बिल्कुल भी मतलब दो राय नहीं है, ना ही शक है, क्योंकि अभिषेक भाई की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो अगर और आपको लगता है कि अगर आपको कोई सवाल पूछना है या मैंने कोई सवाल मिस कर दिया पर्टिकुलरली सेल्स फोर्स से रिलेटेड, तो भाई का कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग भाई से कनेक्ट हो सकते हैं और भाई से सवाल पूछ सकते हैं, और भाई बहुत हेल्पफुल है। तो एक समराइज वे में आपने जिस तरीके से बताया सेल्स फोर्स के बारे में, उसके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और फिर देखो आगे फ्यूचर में किसी पॉडकास्ट में इसी टॉपिक या मे बी आपके IT एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड कोई पॉडकास्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू।